everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover in CPC important concepts: res subjudice, res judicata, restitution, caveat, inherent power of courts, e-court. ठीक है. सो ये 3 ईयर LLB, 5 ईयर LLB जुडिशरी जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. बहुत आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने लास्ट वीडियो में जो कवर की थी उसमें मैंने कहा था कि भाई ये पिलर्स होते हैं. अब आप पिलर्स ही नहीं ठीक से डालोगे तो आप कैसे मकान बनाओगे या फिर आप अपना ब्रिज कैसे रेडी करोगे. So it's very important that you need to understand all these terms, all the things, the basic things very clearly. Okay. So सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें रेस सब्जुडाइज. सेक्शन 10 के अंडर ये कवर होता है सीपीसी के. सो रेस सब्जुडाइज एक लेटेंट टर्म होती है जिसका मीनिंग होता है मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन. यानी कि कोई कोर्ट में केस आपका ऑलरेडी चल रहा है तो वो केस जो है वो उसे कहेंगे हम रेस सब्जुडाइज. आप दूसरे किसी कोर्ट में उस केस को दोबारा से नहीं ओपन कर सकते, दोबारा से नहीं फाइल कर सकते. जब एक कोर्ट ने डिसीजन ही नहीं दिया है तो आप दूसरे कोर्ट में कैसे जा सकते हो? पेंडिंग है ना वो केस आपका. पेंडिंग केस का डिसीजन आप दूसरे कोर्ट में लेने नहीं जा सकते हो. सो इट मीन्स सूट और अ केस ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. ठीक है, पहले इसका पर्पस समझ लेते हैं. टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट. तो इससे क्या होगा कि अगर सपोज ये एक कोर्ट है, ये एक कोर्ट है, ठीक है, दोनों ने एक जजमेंट दिया. ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना. सो अब इस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया और इस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, व्हाट्सोएवर द रीजन, लेकिन दो हो सकता है दोनों का वे अलग हो क्योंकि जजेस अलग अलग होते हैं भाई, सबका सोचने का वे अलग होता है. फिर आपने अलग अलग एविडेंस दिखाया तो दोनों का जो जजमेंट है वो अलग आया है, यानी ऑपोजिट आया एक दूसरे के. तो अब किसका जजमेंट मानेंगे? तो ऐसे तो कोर्ट के जजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही जजमेंट कोर्ट से दिए हैं. तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये चीज लगाई जाती है. एंड टू प्रिवेंट किया जाता है कि एक ही सूट सेम इशू का अलग अलग कोर्ट में फाइल ना हो, इससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है. एंड टू सेव कोर्ट टाइम एंड रिसोर्सेज, टू कोर्ट के टाइम और रिसोर्सेज को सेव करने के लिए. अब इसका एक लाइक जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं हम, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. लेकिन बैरेक्ट फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है बैरेक्ट पढ़ना. ठीक है, आदत मत बिगाड़ना. So Section 10 of this Code of Civil Procedure state that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue, जो matter already मतलब एक problem matter में है, जो मतलब pending है कोर्ट के साथ, is also directly and subsequently in issue in a previously instituted suit between the same parties in a court competent to try such subsequent suit. ठीक है. सो अगर आपको ये चीज प्रॉपरली समझ नहीं आई तो भी मैं आपको ये चीज समझा चुकी हूँ और जो मैंने समझाया है वही इसका मतलब है. तो बिना किसी देरी के एक एक वर्ड को जांचते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. मैं वही सोच रही थी, मैं अभी यही सोच रही थी, समझाती हूँ. मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला मैंने. ओके, इफ पार्टी ए स्यूज पार्टी बी, अगर पार्टी ए जो है वो पार्टी बी को स्यू करती है. ठीक है, इसे स्यू कर दिया. ठीक है, फॉर अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए किसमें? कोर्ट 1 में. सो पार्टी ए कैन नॉट फाइल अनदर सूट. जो पार्टी ए है ना वो कोई दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकता है उसी सेम डिस्प्यूट का. कि अगर वो चाहे कि वो कोर्ट बी में या फिर कोर्ट 2 में दूसरा सूट फाइल कर दे तो नो, नहीं कर सकता. क्यों? कोर्ट ए के पास वो सूट ऑलरेडी पेंडिंग है. इसका केस लॉ था कि द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस रूलिंग, अलग अलग रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हैज हेल्ड दैट द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 सीपीसी इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन. के लिटिगेशन एक ही सेम इशू पे एक ही केस मल्टीप्लाई ना हो जाए, अलग अलग कोर्ट में ना चला जाए और जजमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए. इससे कोर्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है अगर अलग जजमेंट निकला तो. ओके, नाउ रेस जुडिकाटा. ठीक है, रेस जुडिकाटा डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनलिटी भी बोलते हैं इसको हम. इसका मीनिंग समझते हैं हम. रेस जुडिकाटा मीन्स मैटर ऑलरेडी जज, जो मैटर को ऑलरेडी जज कर लिया गया, डिसीजन दे दिया गया है. वंस अ कोर्ट हैज गिवन अ फाइनल डिसीजन ऑन अ मैटर, जब एक कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया है इस मैटर के ऊपर. ठीक है, सो वो सेम पार्टीज दोबारा से किसी कोर्ट में जाके नहीं खड़ी हो जाएंगी भाई. अपील अलग चीज होती है, आप ये ध्यान रखना. अपील अलग चीज होती है कि आप स्क्रैच से उस मैटर को शुरू करोगे, वो अलग चीज होती है. अपील में क्या होता है कि आप उस डिसीजन को लेके जा रहे हो उससे बड़े वाले कोर्ट में और बोल रहे हो कि भाई ये डिसीजन मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई हैव प्रॉब्लम विद दिस डिसीजन, आई वांट यू टू चेक अगेन एंड आई वांट कि ये केस दोबारा आप स्टार्ट करें या दोबारा से चेक करें. लेकिन अपील के अलावा अगर आप दूसरे किसी कोर्ट में, जैसे आपने एक कोर्ट से डिसीजन ले लिया, आप दूसरे कोर्ट में जा रहे हो और बोल रहे हो भाई हमने नया केस रजिस्टर करा है, पहली बार हम केस लड़ रहे हैं, आप हमें डिसीजन दो, वो नहीं पॉसिबल है. ठीक है, सो आप ये चीज नहीं कर सकते, रीलिटिगेट नहीं कर सकते हो सेम केस को, सेम इशू को. ठीक है,
अ फाइनल डिसीजन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये इसका प्री रिक्वेस्ट क्या है, क्या बोलते हैं इसे, इसका मैं पर्पस बता देती हूँ आपको। अ फाइनल डिसीजन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कि लाइक इसमें क्या होना चाहिए कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन होना चाहिए। द सेम पार्टीज और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सेम पार्टीज होनी चाहिए इस केस में और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड द सेम कॉज ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए उस मैटर का। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई और नया इशू उसी सेम मैटर से निकल कर आ गया है, कि एक केस लड़ रहे थे, केस पेंडिंग था कोर्ट में, उसी बीच दोनों पार्टीज ने किसी एक दूसरे को मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो तो एक अलग ही केस बन गया, वो उस केस के अंदर शामिल नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सेम ही केस जो लड़ रहे थे वही बात होनी चाहिए, तब जाके ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अगर केस ही अलग बना दिया आपने तो फिर कोई और सिचुएशन हो गई। सो द डिसीजन मस्ट बी ऑन मेरिट्स, जो डिसीजन होगा वो मेरिट्स पे होगा। सो पर्पस क्या है इसका, टू इंश्योर फाइनलिटी, कि जो डिसीजन फाइनल आया है वो इंश्योर करना उसकी तौहीन ना हो, एंड प्रिवेंट लीगल हरासमेंट ना हो किसी के साथ। एक लॉ सूट अगेन एंड अगेन कोई पार्टी फाइल कर रही है, दूसरी पार्टी के लिए जो डिफेंडेंट पार्टी होगी उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी पार्टी फाइल कर रही है, डिफेंडेंट भी फाइल कर रहे हैं, तो भी एक प्रॉब्लम है, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है, एंड इट इज नॉट करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल है, इफ ए sues बी, ए जो है वो बी को स्यू करता है किस पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉसेस पे। सो ए जो है कैन नॉट स्यू बी अगेन, अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो फिर ए जो है बी को सूट नहीं कर सकता, मतलब वो तो एक बार कोर्ट में केस डाल दिया उसके बाद तो स्यू कर ही नहीं सकता दोबारा। ठीक है, और डिसीजन आने तक तो बिल्कुल भी नहीं, और डिसीजन आने के बाद भी नहीं, जब एक बार डिसीजन दे दिया कोर्ट ने वो बाइंडिंग है, अपील अलग चीज है। Case law, in Ghulam Abbas versus State of Uttar Pradesh, it was held that res judicata, ठीक है, ये केस लॉ है हमारा, प्लीज mark it, make notes, okay. It was held that res judicata is a principle based on justice and equity. res judicata एक ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसे ना क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैसा क्वेश्चन है ये, कि res judicata एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि जस्टिस किस पे बेस्ड है, जस्टिस और इक्विटी पे। ये मैंने बहुत पढ़ा है, ये क्वेश्चन अब याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था ये, बट ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, AIBE एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे टाइम में तो क्लैट में भी ऐसे टाइप के आ जाया करते थे, अब तो नहीं आते। टू प्रोवाइड फाइनलिटी टू लिटिगेशन, ठीक है, सो लाइक लिटिगेशन में एक फाइनल जो चीज़ है वो तय हो जाए, ठीक है, इसलिए हम इसे डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनलिटी भी बोलते हैं, फाइनलिटी कह सकते हैं। ओके, नाउ रेस्टिट्यूशन, ओके, मीनिंग क्या है, रेस्टिट्यूशन मीन्स restoring, rest rest, restoring restoring a party to the position they were in before the contract or transition। एक पार्टी जिस पोजीशन में पहले से थी उनको वापस उसी पोजीशन में लेके आना है। इसे फिर एग्जांपल्स पहले आते हैं इस पे, इफ मिस्टर एक्स पेज एडवांस मनी, अगर मिस्टर एक्स जो है वो एडवांस मनी देता है किसी गुड्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है, फॉर गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच लेटर बिकम्स वॉइड, और वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है, ठीक है। सो जो सेलर है उसे वो पैसे रिटर्न करने होंगे, उसके मनी जो है उनको रिटर्न करने होंगे, ये पहला काम करना उस सेलर को, फॉर एग्जाम्पल वो सेलर वाई है अगर तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है इसका रेस्टिट्यूशन का, टू प्रिवेंट अनजस्ट, यानी कि अब कोर्ट अगर वो नहीं दे रहा है भाई तो उसे लौटाने पड़ेंगे, कोर्ट हेल्प करेगी इसमें। टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, कि किसी को अननेसेसरी का फायदा ना हो, ठीक है, बाय रिक्वायरिंग दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न बेनिफिट्स रिसीव। भाई आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड है, वो पूरा नहीं हो सकता है, तो जिस पर्सन ने आपकी सर्विस लिया वो तो बेकार हो गया ना, उसने तो पैसे दिए थे आपको, सो नाउ यू हैव टू रिटर्न दोज मनी बिकॉज उसका कोई काम नहीं हो पाया। तो ये ध्यान रखते हैं रेस्टिट्यूशन में कोर्ट, इसका प्रोविजन है अंडर सेक्शन 33, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963, रेस्टिट्यूशन अप्लाइज व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट, कब अप्लाई होता है ये, जब एक कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेस्टिट्यूशन यानी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मेरे माइंड में एक है, इससे एक ट्रिक है याद करने की, बट मैं सोच रही हूँ मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मैं थोड़ा वैसा हो जाएगा, छोड़ो। ओके, सो केस लॉ, इन राम सिंह वर्सेस जेठामल वाधूमल, ठीक है, जेठामल वाधूमल,
1964 द कोर्ट हेल्ड दैट मनी पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो आपने मनी पे किए थे विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिटर्न। ठीक है, एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आपने मनी पे किए थे कॉन्ट्रैक्ट में, उसे रिटर्न करना होगा। यानी इनका जो ऑब्जेक्ट भी था, जिस चीज के लिए उन्होंने मनी पे किया था, वो भी सम काइंड ऑफ कुछ इलीगल या कुछ था। ठीक है, ओके नाउ केवियट। केवियट एक टाइम पे जब मैंने टॉपिक पढ़ा था, मैंने काफी लंबा रिसर्च किया था इसमें खुद के टाइम में, जब आई वाज स्टडिंग। ठीक है, सो केवियट सेक्शन 148 ए सीपीसी में है। सो इसका मीनिंग होता है केवियट इज ए लीगल नोटिस। केवियट एक लीगल नोटिस होता है जिसे फाइल किया जाता है टू वॉर्न द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद एनी ऑर्डर, कि कोर्ट को वार्न करने के लिए कि आप अभी किसी ऑर्डर को प्रोसीड मत कीजिएगा, किसी केस को प्रोसीड मत कीजिएगा बिना इन्फॉर्म किए, यानी विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन, बिना पर्सन को इन्फॉर्म किए जिसने केवियट फाइल किया है। यानी कि एक पर्सन है, इसने केवियट फाइल किया है। इसे मैंने ना कब सिखाया था, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाली प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से इसे कवर कर रखा है। बट एनीवेज इसमें भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक डिफरेंट है, वो टॉपिक डिफरेंट था, इसका मीनिंग सेम है दोनों टॉपिक में। अब इस पर्सन ने बोल दिया है कि आप कोई भी ऑर्डर पास करोगे, इसको डर है कि भाई सामने वाला पर्सन मेरे खिलाफ कोई साजिश रच सकता है या फिर कोई केस वेस कर सकता है, या गलत है सही है जो भी है। अब इसको लग रहा है कि कोर्ट ना इस केस में ना मेरे से बिना पूछे कोई ऑर्डर पास ना करे, तो वहां पे वो केवियट डाल देता है, एक लीगल नोटिस डाल देता है। तो कोर्ट जो है अब इस पर्सन को ही मतलब एक तरीके से डिस्कशन में लेगी ऑर्डर को पास करने के लिए। ठीक है, मतलब या इसे बता देगी, एक इन्फॉर्मेशन जरूर देगी। पर्पस क्या है इसका, टू इंश्योर वन पार्टी, इंश्योर किया जाता है कि वन पार्टी, एक पार्टी को चांस मिले। ठीक है, गेट्स अ चांस टू बी हर्ड, सुनने का चांस मिले, उसे बोलने का चांस मिले, उसे सुना जाए, कि बिना किसी डिसीजन को एकदम से ऐसा ना हो कि इसकी बात सुन के कोर्ट डिसीजन दे दे। इसको जिसने कैवियट डाला है भाई, वो कह रहा है मुझे सुनो, मेरे को तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपना डिसीजन लेना, तो कोर्ट उसे वो चांस जरूर देगी। ठीक है, उसकी एब्सेंस में नहीं देगी डिसीजन। तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा होता है, जब उसको पता हो कि हो सकता है कि मेरे पीछे से डिसीजन आ जाए। अब इसका प्रोविजन क्या है, सेक्शन 148 सीपीसी अलाउज अ पर्सन टू लॉन्च अ कैवियट इन एंटिसिपेशन ऑफ अ लीगल एक्शन। ठीक है, जब कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता है तो तब वो कैवियट डाल सकता है। एग्जाम्पल है, इफ मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्लेम है, उनके खिलाफ एक क्लेम फाइल होगा। ठीक है, एंड ही कैन फाइल अ केवियट, तो वो उस सिनेरियो में केवियट फाइल कर सकते हैं, सो दैट द कोर्ट मस्ट इन्फॉर्म हिम बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। तो कोर्ट जो है जब तक कोई ऑर्डर पास करेंगी उससे पहले वो मिस्टर ए को इन्फॉर्म करेंगी, जहां पे मिस्टर ए अपना पॉइंट रख सकती है। ओके, नाउ केस लॉ क्या है इसमें, in Nirmal Chand versus गिरिंद्रा नारायण, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट पर्पस ऑफ केवियट, जो कोर्ट है उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो केवियट का पर्पस है, ठीक है, वो है टू प्रिवेंट डिसीजंस विदाउट नोटिस, टू प्रिवेंट डिसीजंस, डिसीजंस को प्रिवेंट करना है नोटिस के बिना, यानी जो नोटिस डालो पहले आप पार्टी के पास, उसको मौका दो, उसके बाद डिसीजन लेना। फिर आता है हमारा इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट विच इज अंडर सेक्शन 151 सीपीसी। सो इसमें क्या होता है, inherent powers are those not explicitly mentioned in the code of civil procedure। inherent powers वो होती हैं जो मतलब ये तो मीनिंग नहीं है, ठीक है, ये तो बता रखा है बस कि ये कोड सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर में नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में नहीं है, बट आर नेसेसरी फॉर कोर्ट्स, बट ये कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। अब इनका पर्पस क्या होता है, तो फिल गैप्स, गैप्स फिल करना एंड प्रिवेंट करना मिसयूज, कि कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर्स होती है वो क्या करती है, गैप फिल करती है और मिसयूज प्रिवेंट करती है मिसयूज को और अब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस को। दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड एक्स डिबिचो जस्टिशिया। ठीक है, जस्टी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो भी डिसीजन कोर्ट लेगी वो अपने जो पर्सन है, जो लॉ के अकॉर्डिंग एक सही डिसीजन हो सकता है पर्सन के हित में, वो लेगी एंड जस्टिस करेगी और अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगी, ये सब इसके अंदर है। ठीक है, और ये जो हमारा लीगल मैक्सिम था, इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख ही चुकी, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब लिमिटेशन समझते हैं हम इसकी,
कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ। ठीक है, जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती है कोर्ट। मस्ट बी यूज्ड जुडिशरी नॉट आर्बिट्रेरी, यानी कि आप जो भी चीजें करोगे जस्टिस के लिए करोगे, तरीके से जजमेंट जैसे प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके करोगे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चीजों को चेंज कर रहे हो, बहुत ज्यादा लॉ से बाहर जा रहे हो, कोई भी चीज बाहर एक्ट कर रहे हो अपनी पार से या बाउंड्री से, अपनी पार के अंडर ही आपको एक्ट करना है। अगर कोई केस आपके पास आया वो आपकी जुरिसडिक्शन का है तभी आप उस केस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है अ कोर्ट में स्टॉप अ पार्टी, कोर्ट जो है वो स्टॉप कर सकता है एक पार्टी को फ्रॉम अब्यूजिंग प्रोसेस इवन इफ नो स्पेसिफिक प्रोविजन कवर्स दैट सिनेरियो। ठीक है, अब जैसे कि कोई चीज है, कोई पर्सन है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो रॉन्ग है। ठीक है, अब कोर्ट जो है, हालांकि कोर्ट के पास नहीं है भाई वो अब्यूज कर रहा है, वो उल्टा सीधा बोल रहा है या वो कुछ कर रहा है ऐसा, कोर्ट के पास ऐसा कहीं लिखत में नहीं है, रिटन नहीं है दैट यू हैव टू स्टॉप दैट पर्सन, वो ऐसे नहीं बिहेव कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसा कोई एक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल द एक्शंस आर नॉट रिटन ऑफ कोर्स। बट फिर भी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को रोक सकती है, इट्स अ रीजनेबल पावर। ठीक है, आप आपके सामने कोई पर्सन बहुत गलत कर रहा होगा जिससे आपको लगेगा कि उसको, कोई बच्चा ही है आपके सामने जिसमें आपको लगेगा कि उस बच्चे को चोट लग सकती है, आपको रोकना चाहिए। तो एक सही पर्सन आप अगर होंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल गो एंड स्टॉप दैट किड फॉर जो भी वो कर रहा है, कि भाई प्लीज डोंट डू दिस, आपको चोट लग सकती है। अगर कोई पर्सन नहीं भी इंटरफेयर करना चाहे वो अलग चीज है, तो यहाँ कोर्ट का काम होता है कि ऐसी चीज में उन्हें रोकना पड़ेगा, चाहे रिटन हो या नहीं रिटन हो। ठीक है, सो केस लॉ क्या है, in Durgesh Sharma versus Jayashree, the Supreme Court upheld the use of इनहेरेंट पावर्स टू प्रिवेंट इनजस्टिस। ठीक है, तो ये जो केस था इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला था, द यूज ऑफ इनहेरेंट पावर टू प्रिवेंट इनजस्टिस, की भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है जस्टिस को, इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए, किसी के साथ गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो, वहां पे कोर्ट को एक बार बीच में आना ही पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि भाई अब तो ये बहुत ज्यादा गलत जा रहा है, मेरे हाथ बंद हुए हैं, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन नहीं, कोर्ट को एक लेवल तक जाने की आजादी होती है कि आप नहीं भी लिखा हुआ तो एक रीजनेबल स्टेप तो ले ही सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट ई कोर्ट्स। ठीक है, डिजिटल जस्टिस सिस्टम, ई कोर्ट डिजिटल जस्टिस सिस्टम, ये आप समझ ही गए होंगे अभी तक, ई कोर्ट इज लाइक ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल। ठीक है, ई कोर्ट रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ई कोर्ट जो है वो रेफर करता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज करने का कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। ठीक है, लाइक केस फाइल करना हुआ आप ई कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, वर्चुअल हियरिंग ई कोर्ट में आ जाती है, डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट भी ई कोर्ट में आ जाता है, तो ये काफी सिंपल और काफी अच्छा वाला पार्ट है एक। ठीक है, सो पर्पस क्या है इसका, टू मेक कोर्ट सिंपल, कोर्ट काफी सिंपल हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड एक्सेसिबल हो जाता है रिमोटली, यानी कि क्या कहते हैं, कोई पर्सन कहीं भी बैठ के हेयरिंग ले सकता है, एडवोकेट कहीं भी बैठ के कोर्ट में हेयरिंग दे, मतलब अपना पॉइंट रख सकता है, आर्ग्यू भी कर सकता है। तो रिड्यूसिंग डिले एंड कॉस्ट, तो इससे क्या होता है, डिले और कॉस्ट नहीं होता है ज्यादा, कॉस्ट टेकिंग नहीं होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, डिले नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका, लॉज ऑन ई प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ऐसे ई प्रोसीडिंग्स पे लॉज भी है, जैसे आईटी हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और लाइक ये सारे लॉज जो है वो गवर्न करते हैं ई कोर्ट को। नाउ एग्जाम्पल है फाइलिंग अ केस ऑनलाइन, जैसे आप एक केस ऑनलाइन फाइल करते हो, ठीक है, या फिर आप ना अटेंड करते हो वर्चुअल कोर्ट हेयरिंग, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, आप सबको पता है उसकी हेयरिंग की, यानी कि वीडियोस भी हैं वो भी काफी वायरल होती हैं, जज किस तरीके से टैकल करते हैं सिचुएशन को, गलत करते हैं सही करते हैं, लॉयर्स गलत करते हैं सही करते हैं, क्लाइंट किस तरीके से मैनेज करते हैं, सारी वीडियोस वायरल होती है आजकल। सो आपको इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा, जो अभी कोर्ट नहीं जा रहे उनको भी। सो अटेंडिंग वर्चुअल कोर्ट हेयरिंग और एक्सेसिंग केस स्टेटस डिजिटली, या फिर केस स्टेटस को एक्सेस करना डिजिटली, तो ये सब ई कोर्ट का पार्ट है। इसका केस लॉ आता है, द इंडियन गवर्नमेंट्स ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल, तो बेसिकली दिस इज नॉट अ केस लॉ, दिस इज अ प्रोजेक्ट। सो जो इंडियन गवर्नमेंट का ई कोर्ट मिशन है ना, वो एक लाइक एक मिशन मोड है, प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जो एम करता है मॉडर्नाइज कोर्ट्स विद टेक्नोलॉजी, की कैसे कोर्ट्स को हम नया बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीजों को और बेटर कर सकते हैं, सिचुएशन को और बेटर कर सकते हैं। That's it in this video. I hope आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, मैंने कोई
ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी होगी जो मैंने नहीं समझाई है, ठीक है। आई वॉज जस्ट चेकिंग, सो आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताओ, इट विल बी लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।